हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा जो चैप्टर चल रहा है एंड क्लास कंजंक्शन चल रहा है, तो कंजंक्शन में अब तक हमने बहुत सारे रूल प्लस एग्जाम्पल डिस्कशन की। और आज भी हमारा जो क्लास है ये क्लास नंबर 4 है, ये भी कंजंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आपका स्टडी कैसे चल रहा है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी जो है प्रॉपर कंटिन्यू और पर डे अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज जो हम कंजंक्शन में बात करेंगे तो इन्वर्जन। ठीक है, तो इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो बताइए आप लोग की इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो इन्वर्जन की अगर हम इंट्रोडक्शन समझे तो जब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर दिया जाए तथा वाक्य सकारात्मक यानी पॉजिटिव ही रहे तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बेगन टू रन। ठीक है, मतलब जैसे ही वो घर पहुंचा तो उससे पहले क्या हुआ था, बारिश शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुका होगा कंजंक्शन से रिलेटेड। अब हम आगे बात करें तो इन्वर्जन के हम टाइप के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, तो इन्वर्जन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए उसको हम देख लेते हैं। अब हम बात करें इन्वर्जन के बारे में, तो इन्वर्जन जो होता है दो प्रकार के होता है। एक पहला होता है पार्टिकल इन्वर्जन और दूसरा होता है कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टिकल इन्वर्जन के बारे में बात हम करेंगे कि जब ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले तथा मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है और वाक्य पॉजिटिव यानी सकारात्मक हो तो उसे हम पार्टिकल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे हैडली आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रन। तो ये एग्जाम्पल जो था हमने इन्वर्जन का जब इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कशन कर रही थी तो वही एग्जाम्पल यहाँ भी हमने आपको आसानी से समझने के लिए रिपीट कर दिया है। ठीक है, आगे हम बात करें दूसरा इसमें तो कंप्लीट इन्वर्जन। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होता है कंप्लीट इन्वर्जन। तो जब किसी वाक्य में मेन वर्ब तथा ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग जो सब्जेक्ट से पहले लिखा हो तो उसे हम कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे इनसाइड द हॉस्पिटल वाज वेटिंग माई अंकल। तो देख लीजिए। ठीक है, तो ये थे इसके कंप्लीट इन्वर्जन से रिलेटेड एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करें कि पार्टिकल इन्वर्जन में जो वर्ड यूज़ होता है तो होता है नो सूनर, हार्डली, सेक्रेटली, रेयरली, सेल्डन, नेवर से प्रारंभ होने वाले वाक्य को पार्टिकल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज रैन आउट ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि नेवर हैव आई डन सच जॉब। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे हम बात कर रहे हैं इसमें, आगे है रूल। जैसे कि ओनली प्लस एडवर्ब फ्रेज में जब कोई वाक्य पहले से प्रारंभ होता हो तो उसे हम पार्टिकल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे ओनली बाई वर्किंग हार्ड हैड राम एट द जॉब। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे ओनली लास्ट मंथ डिड द डाई, वो महीने के अंत तक क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, यदि आगे बात करें हम कि यदि वाक्य की प्रारंभ एट नो टाइम अंडर ऑन करिकुलम, ठीक है, या इन नो वे या ऑन नो अकाउंट या ऑन नो कंडीशन होता हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सेंटेंस करते हैं। जैसे इन नो वे डस ही सॉल्व इट। ठीक, दूसरा एग्जांपल देख लो, अंडर नो करिकुलम्स विल ही डू इट, या एट नो टाइम विल दे कॉल हिम। ठीक है, आगे बात करें इसमें तो आगे है कि जब किसी वाक्य में स्थान समूह एडवर्बल फ्रेज प्रारंभ में लिख दिया जाता है तो यह निश्चित
प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता है, या स्थान सूचक एडवर्बियल फ्रेज निम्नलिखित होते हैं, जैसे इन द वैली, अंडर द टेबल, ठीक है, या आउटसाइड द गॉड, अलोंग द नॉर्दर्न फॉर्चूनर, ठीक है, या नियर बाय द आर, ठीक है, या 10 माइल्स बियॉन्ड द स्कूल ETC, ठीक है। आगे एग्जाम्पल है और जैसे कि ऑन ए हिल डू आई गो देयर, या राउंड द कॉर्नर वाज अ कैट सिटिंग, या इन द वैली वेयर द प्लेइंग, ठीक है। अब आगे इसमें बात करें कि जब किसी वाक्य में प्रेजेंट या पास्ट टेंस में अपूर्ण इच्छा, शुभकामनाएं अथवा स्थिति की अभिव्यक्ति की जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और यदि इफ का प्रयोग नहीं किया गया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल कि वेयर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। नोट है यहाँ कि वेयर आई ए बर्ड इन्वर्जन है, यदि इसमें इफ़ का प्रयोग किया गया होता है तो विदाउट इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि इफ़ आई वेयर अ बर्ड, ठीक है। अब आगे बात करें कि नो सूनर देन का मतलब होता है ज्यों ही या त्यों ही, क्या होता है, ज्यों ही या त्यों ही, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन ही ट्रेन क्या हुआ, डिपार्टेड, मतलब ज्यों ही वो स्टेशन पहुंचा ट्रेन क्या हुई, खुल गई, ठीक है। दूसरा है जैसे एज डट एज, मतलब इसका अर्थ हिंदी निकलेगा उतना जितना। और बात करें कि इसका प्रयोग किस सेंस में होता है तो इसके अर्थ में इस कंजंक्शन का प्रयोग अफर्मेटिव तथा नेगेटिव बनाने के लिए करते हैं, जिसे पॉजिटिव बनाने के लिए एज पीडीए मानी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज, तथा नेगेटिव बनाने के लिए नॉट एज प्लस पीडीए एज का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज ही सॉन्ग, वह जितनी सुंदर है उतना ही सुंदर क्या कर रही है, गाना भी गा रही है। राम, जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि राम इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज मोहन, राम उतना तेज नहीं है जितना कि मोहन, ठीक है। आगे है वर्ड जो आपका कंजंक्शन में यूज़ होता है सो एज, तो इसका अर्थ जो निकलता है हिंदी में इतना जितना, तो इसका इस सो एज को किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं तो इस आधार पर केवल नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव ही बनता है, और नॉट प्लस सो प्लस पीडीए प्लस एस के क्रम में बनाते हैं। जैसे राम इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज मोहन, राम उतना तेज नहीं है जितना कि मोहन, ठीक है। नोट है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन में एज पीडीए एज वाक्यों को नेगेटिव बनाया जाता है तो नॉट प्लस एस प्लस पीडीए प्लस एज लिखते हैं, लेकिन डायरेक्ट नेगेटिव सेंटेंस लिखने के लिए नॉट प्लस सो प्लस पीडीए प्लस एज, इस आधार पर सो पीडीए एज प्राइमरी और एज पीडीए एज सेकेंडरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात कर ले कंजंक्शन में, तो आगे जो हमारा वर्ड है एज सो, तो इसका हिंदी अर्थ निकलेगा जैसा या वैसा, ठीक है। जैसे एग्जांपल कि एज यू डू सो यू एट, तुम जैसे हो वह वैसा ही है, ठीक है। आगे है कंजंक्शन में सो दैट, तो इसका अर्थ हिंदी निकलता है उतना या उतना की, मतलब इस अर्थ में इसका प्रयोग सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट एवरी स्टूडेंट लाइक हिम्स, मतलब वह इतना तेज है कि प्रत्येक विद्यार्थी को पसंद करता है, ठीक है। जैसे ही इज़ सो वाज द ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। आगे है वेदर और, तो इसका अर्थ जो निकलता है कंजंक्शन में कि या के अर्थ में प्रयोग करते हैं, कि या के अर्थ में, ठीक है। तो इस अर्थ में को रिलेटिव कंजंक्शन के रूप में परस्पर विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ते हैं जिससे संदेह होता है, ठीक है। जिस सेंटेंस में या जिस वर्ड में संदेह होता है उस वर्ड को हम इस सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि जॉय डज नॉट
नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट। ठीक है। दूसरा है जैसे वर्ड जो है सच या एज, तो इसका अर्थ जो निकलता है हिंदी में ऐसा या ऐसी या जो या जिसे या जिसको। ठीक है। इस अर्थ में कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, जैसे सच स्टूडेंट एज नो इज एट द पार्टी, यानी ऐसा विद्यार्थी जो मैं जानता हूँ वो क्या है, पार्टी में है। आगे वर्ड जो है आपका सच दैट, तो ठीक है, इसका अर्थ जो हिंदी निकलता है ऐसा या ऐसी या की के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जब इसका प्रयोग करते हैं तो दैट तब लिखते हैं जब दैट के बाद लिखे गए क्लास के परिणाम व्यक्त किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल कि आई वॉज सच ए गुड नाइट दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग। ठीक है। आगे बात करें तो सच दैट का प्रयोग, तो इसका अर्थ निकलेगा ऐसा कि, तो इस अर्थ में यह कंपाउंड कंजंक्शन होता है और किसी भी सच दैट को रिलेटिव को कंपाउंड बनाकर वाक्य बना सकते हैं। जैसे हिज स्पीच वाज सच दैट एवरीवन लाइक हिम। ठीक है। देख रहे हैं ना, कंपाउंड कंजंक्शन का यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बात करें, आगे हमारा वर्ड है बिटवीन या एंड के, तो इसका अर्थ होता है के बीच में और या और के अर्थ में, इस अर्थ में भी कोरिलेटिव होता है। ठीक है। जैसे देयर इज इम्यूनिटी बिटवीन राम एंड मोहन, वह राम और मोहन के बीच का क्या है, दुश्मनी है। इल्स यानी अन्य, लेकिन यूज से पहले नकारात्मक शब्द आ जाता है तो इल्स बट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वांट नथिंग इल्स बट टू सेव और कल्चर। ठीक है। आगे है नॉट बट यानी बल्कि, इसका अर्थ होगा नॉटी बट का बल्कि के अर्थ में प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इस अर्थ में यह कोरिलेटिव कंजंक्शन ही होता है। जैसे आई डू नॉट सलमान बट अक्षय, मैं सलमान को नहीं बल्कि अक्षय को पसंद करता हूँ। ठीक है। आगे है जैसे इज़, इफ़ या एज तो इसका अर्थ निकलता है हिंदी में मानो। ठीक है। तो इस अर्थ में कंजंक्शन प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ही लुक्स एज इफ एज दो ही इज़ ए डॉक्टर। अब बात करें इसमें आगे कि एज, इफ़ या एज दो का प्रयोग असंभव चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, लेकिन इस अर्थ में प्रेजेंट टेंस में निकलता है और ऐसा वाक्य 3 आधार पर ही बनाए जा सकते हैं। कितने आधार पे? तो 3 आधार पे। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि मेरी सेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।